ठीक है। प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या होता है कि हम डिग्रेड कर रहे हैं किसको, प्रोटीन को। जब डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन किसको बोलते हैं, जिसमें नेटिव फॉर्म होती है जो हमारी प्रोटीन की, वो बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। मतलब कि इसमें हमारा पेप्टाइड बॉन्ड तो रहता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड तो रहता है, लेकिन डिग्रेडेशन में हमारा पेप्टाइड बॉन्ड भी नहीं रहता है ना, नो पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आगे समझ में इतना कि नहीं आया। ठीक है, तो प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या है, ये एसेंशियल है यूकैरियोटिक सेल्स के लिए। प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, यूकैरियोट्स के लिए। ठीक है, तो एसेंशियल फॉर यूकैरियोट्स। ठीक है, अब प्रोटीन डिग्रेडेशन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, कल बताया है। कौन कौन से थे, लाइसोसोमल प्रोटीन डिग्रेडेशन और सेकंड प्रोटियोसोमल। लाइसोसोम क्या है, ऑर्गेनिल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, तो इसमें जो भी हाइड्रोलिसिस होती है वो किस बेसिस पे होती है, एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में होती है। किस में होती है, और ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है। ठीक है, किससे भरा होता है ये, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, फॉर एग्जाम्पल एसिड हाइड्रोलेज से, राइट, इतनी बात समझ आई। ठीक है, और क्या है ये, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है इसमें क्या, एसिड हाइड्रोलेज, और ये एटीपी की प्रेजेंस में करता है हाइड्रोलिसिस की, एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में, तो ये एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में करता है। ठीक है, इतनी में समझ आ गई। अब प्रोटियाजोमल बताया था, प्रोटियाजोमल में क्या बताया था मैंने कि ये कितने सब यूनिट्स का बना होता है, 28 सब यूनिट्स का, और एक रिंग कितने सब यूनिट्स की बनी होती है, 7 की, तो 4 रिंग्स हो गई, 7 7 7 7 है ना, 28 सब यूनिट्स हो गई, और रिंग कितने की होती है, 7 सब यूनिट्स की एक। ठीक है, इतनी में समझ आती है कि नहीं आती। उसके बाद मैंने ये बताया था कि एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है ये। ठीक है, जो प्रोटियोसोम्स है, प्रोटियोसोम्स है ये यूकैरियोट्स में तो दोनों में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट इन बोथ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन जो है वो हमारी यूकैरियोट्स में भी मिलती है और प्रोकैरियोट्स में भी मिलती है। किसमें मिलती है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। यूकैरियोट्स में दोनों में मिलती है, साइटोसोल और न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ साइटोसोल में, और यूकैरियोट्स में साइटोसोल एंड न्यूक्लियस में। बताइए इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ आती है। अब जो प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन है इसमें भी टू टाइप्स के प्रोटियोसोम्स काम करते हैं। कौन कौन से बताइए, 20S एंड 26S। कौन कौन से प्रोटियोसोम्स काम करते हैं, 20S प्रोटियोसोम एंड 26S प्रोटियोसोम। ठीक है, इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती। 20S प्रोटियोसोम क्या होता है, वही 28 सब यूनिट्स का जो बना है। ठीक है, ऐसे होता है। इसमें जो ये यूनिट है इसे हम अल्फा यूनिट कहते हैं, इसको बीटा यूनिट कहते हैं, बीटा यूनिट है ये, और ये क्या है, अल्फा यूनिट। ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, 20S प्रोटियोसोम का। कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बैरल शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, 20S प्रोटियोसोम का कैसा स्ट्रक्चर है, कितने सब यूनिट्स का बना है, और एक रिंग जो है वो कैसी होती है हमारी,
आगे बात समझ में नहीं आई बताइए, इतनी बात समझ आती है। ये हो गया 20s प्रोटियोसोम। अब 26s प्रोटियोसोम। 26s प्रोटियोसोम किससे बनता है? 19s रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स एंड 20s प्रोटियोसोम कैटालिटिक सब यूनिट। ठीक है, 20s प्रोटियोसोम क्या है? यहाँ पे कैटालिटिक सब यूनिट है। उसके साथ में 2 यूनिट किसकी जुड़ती है? रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स की, जिसका नाम है 19s। और वो क्या कन्वर्ट कर देते, किस में कन्वर्ट कर देते? 26s प्रोटियोसोम में। समझ गए? तो क्या कह रही हूं मैं? 20s प्रोटियोसोम क्या है? ये कैटालिटिक सब यूनिट है। प्लस में 2 यूनिट्स ऑफ 19s प्रोटियोसोम, जो क्या है हमारी? रेगुलेटरी है ना। और किस में बदल जाते हैं ये? 26s प्रोटियोसोम में। 26s प्रोटियोसोम। आगे दोनों बातें समझ के नहीं आई है? आ गई? तो इसका स्ट्रक्चर बनाए। स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये 7 रिंग्स बनेंगी ऐसे। ठीक है, अब इस पे क्या होगा? कैप जुड़ जाएगी हमारी ऐसे, है ना। ये किसकी कैप है? 19s की। और यहाँ पे भी जुड़ेगी, मैंने बताया था ना 2 सब यूनिट जुड़ती है। यहाँ पे भी क्या जुड़ गई है हमारी? 19s की कैप। ये अल्फा 7 है, ये बीटा 7, ये बीटा 7, ये वाली बीटा 7, और ये क्या है हमारी? 7। आ गई बात समझ में? अल्फा सब यूनिट बीटा सब यूनिट्स कंबाइन होके एक बीटा बैरल सिलेंड्रिकल शेप बैरल शेप स्ट्रक्चर बनाया, और उस पर जब कैप लग जाती है तो ये पूरा किस में बदल गया है हमारा? 26s प्रोटियोसोम में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? ओके। अब यूबिक्यूटिन होता क्या है? यूबिक्यूटिन जहाँ पे भी जिस प्रोटीन पे हमारा यूबिक्यूटिन का टैग जुड़ गया, मतलब समझो कि वो क्या होगा? डिग्रेडेशन में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है? हाँ, क्या कहती है? यूबिक्यूटिन क्या है? जिस प्रोटीन के साथ यूबिक्यूटिन जुड़ गया तो मतलब उसका क्या होगा? डिग्रेडेशन। तो यूबिक्यूटिन क्या है? एक यूकैरियोटिक प्रोटीन है जो कितने अमाइनो एसिड्स का बना होता है? 76 अमाइनो एसिड्स का। और इसमें कितने लाइसीन के रेजिड्यूज होते हैं, क्योंकि ना जो यूबिक्यूटिन है वो रिकॉग्नाइज लाइसीन को करता है। किसको रिकॉग्नाइज करता है? कौन से अमाइनो एसिड को? लाइसीन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूबिक्यूटिन क्या है? एक यूकैरियोटिक प्रोटीन है ना। कितने अमाइनो एसिड्स का बना है और कितने लाइसीन होते हैं इसमें? 7 लाइसीन रेजिड्यूज आर प्रेजेंट। बताइए यूबिक्यूटिन कितने बार समझ आई? ओके। एक नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी यूबिक्यूटिनेशन। यूबिक्यूटिनेशन क्या होती है? हाँ, जो यूबिक्यूटिन प्रोटीन होता है हमारा, ये लाइसीन अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है और जाके बाइंड कर जाता है और फिर उसका डिग्रेडेशन करा देता है। यूबिक्यूटिन पहचानता है लाइसीन को। यूबिक्यूटिन एक यूकैरियोटिक प्रोटीन है जो 76 अमाइनो एसिड्स का बना है और उसमें 7 लाइसीन रेजिड्यूज होते हैं। तो यूबिक्यूटिन के बाद लाइसीन रेजिड्यू होता है, तो टारगेट प्रोटीन पे भी ये लाइसीन को जाके ढूंढता है और उसको जाके जहाँ पे भी से लाइसीन दिख जाता है वहां पे जाके ये बाइंड कर जाता है और फिर उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर देता है। आगे बात समझ में? दोबारा बताऊं, यूबिक्यूटिन किसको रिकॉग्नाइज करता है? लाइसीन के रेजिड्यूज को। किस पे? टारगेट प्रोटीन को। और फिर क्या कर देता है? उसका डिग्रेडेशन। आगे समझ में? ठीक है। अब यूबिक्यूटिनेशन क्या है? ये प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? इसमें हम क्या कहते हैं कि हम टारगेट प्रोटीन पे यूबिक्यूटिन को क्या कराते हैं? अटैच कराते हैं। कैसे अटैच होगा ये? कोवैलेंटली। कैसे अटैच होगा? कोवैलेंटली। तो यूबिक्यूटिनेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टारगेट प्रोटीन है जो हमारा बाइंड करेगा किससे? यूबिक्यूटिन से कोवैलेंटली। ठीक है, आगे बात समझ में?
यूबिक्विटिनेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो टारगेट प्रोटीन है वो बाइंड करता है कोवैलेंटली किसके साथ? यूबिक्विटिन के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? शुड आई इरेज? अब देखो यूबिक्विटिनेशन के ना स्टेप्स होते हैं। यूबिक्विटिनेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप में E1 एंजाइम काम करेगा, सेकंड स्टेप में E2 एंजाइम, थर्ड स्टेप में E3 एंजाइम। E1 एंजाइम क्या है? एक्टिवेटिंग एंजाइम है, ठीक है, जो यूबिक्विटिन को पहले क्या करेगा? जगाएगा, उठाएगा, ठीक है। सेकंड है कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, ये क्या करेगा? E1 को किस में बदलेगा? E2 में बदलेगा, कॉन्जुगेट करेगा। और थर्ड क्या है हमारा? लाइगेज एंजाइम, E3 लाइगेज, जो क्या करेगा? यूबिक्विटिन टैग को टारगेट प्रोटीन से जोड़ेगा। तो ये 3 स्टेप्स में होती है रिएक्शन। तो पहले है यूबिक्विटिन के यूबिक्विटिन प्रोसेस हैज 3 स्टेप्स। फर्स्ट is activation of यूबिक्विटिन। किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है ये? E1। इसको हम क्या बोलते हैं? यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग, क्या बोलते हैं इसको? यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो हमारा टारगेट प्रोटीन है, वो बाइंड करता है किससे? यूबिक्विटिन से। और कैसे बाइंड करता है? कोवैलेंटली। ये बात तो बताई है अभी मैंने। टारगेट प्रोटीन बाइंड करेगा किससे? यूबिक्विटिन से। और कैसे बाइंड करेगा? कोवैलेंटली। आगे बात समझ में कि नहीं आई? और किस वे में करेगा? इन एन एटीपी डिपेंडेंट मैनर। बताइए मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती? पहला क्या है? एक्टिवेशन करना, यूबिक्विटिन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। कौन सा एंजाइम? E1 एंजाइम। ये कैसे एक्टिवेट करता है? ये टारगेट प्रोटीन से जाके बाइंड कर जाता है। आगे बात समझ में? दूसरा क्या है हमारा? एक्टिवेशन तो हो गया, एंजाइम हमारा एक्टिवेट हो गया। अब ये ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर ऑफ E1 एंजाइम टू E2 एंजाइम, ठीक है। अब इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा? E2 क्या है हमारा? यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। E2 क्या है हमारा? यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, ठीक है। इसमें ट्रांसफर करेगा यूबिक्विटिन को टू E2 एंजाइम। यूबिक्विटिन है यहाँ पे, क्या कह रही हूं मैं? ट्रांसफर होगा यूबिक्विटिन E2 एंजाइम पे। तो E2 एंजाइम क्या है? यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती है? तो जो हमारा यूबिक्विटिन है वो किस पे ट्रांसफर हो गया है? यूबिक्विटिन ट्रांसफर टू E2, है ना, ट्रांसफर टू E2 एंजाइम। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आई है? हाँ, मतलब लाइसिन को रिकॉग्नाइज किया हुआ अपने को बाइंड हो गया, तो सी टर्मिनल को किया है, अभी लाइसिन को नहीं किया है। लाइसिन को थर्ड स्टेप पे करेगा। अभी उसने बस टारगेट प्रोटीन को देखा है और यूबिक्विटिन उससे बाइंड कर गया है, लेकिन अभी उसका डिग्रेडेशन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लाइसिन रेजिड्यू नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये है, ठीक है। पहले वो क्या कर रहा है? तो वो डिग्रेडेशन नहीं कर पाएगा ना, हाँ, फ्री हो जाएगा फिर। अभी देखो, पहले टारगेट प्रोटीन से जाके बाइंड कर गया है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि उसने डिग्रेड नहीं करा है। क्यों नहीं डिग्रेड किया? क्योंकि उसको कौन नहीं मिल रहा है? लाइसिन रेजिड्यूज नहीं मिले हैं फर्स्ट केस में। पहले केस में बस वो एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट भी क्यों हो गया? क्योंकि उसे टारगेट प्रोटीन मिल गया है कि इसको मुझे डिग्रेड करना है, बस इतना हुआ है। अभी बताओ, दोबारा बताऊं क्या? अभी सिर्फ टारगेट प्रोटीन मिल गया यूबिक्विटिन को कि मुझे इसको डिग्रेड करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कैसे करना है। वो कब कैसे श्योर होगा? जब उसे कौन दिख जाएंगे? लाइसिन के रेजिड्यूज दिख जाएंगे, तब वो करेगा ये काम। पहली बात तो समझ आ गई? एक्टिवेट क्यों हुआ है? क्योंकि उसको पता तो चल गया ना ये काम करना है। बोलो, नहीं आई तो समझ में?
आई के नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, सारे प्रोटीन्स पे नहीं होगा। यूवी प्रोटीन का कह रहे हो? नहीं, जो प्रोटीन हमारे डिग्रेड होने के लिए जाएगा सिर्फ उसी पे यूवी प्रोटीन का टैग लगेगा। सब पे लग जाएगा तो सब डिग्रेड हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। जिस प्रोटीन को हमें डिग्रेड करना है सिर्फ उस पे होगा। ठीक है, पहली बात समझ आई कि नहीं आई? पहले वो बस बाइंड हो गया टारगेट प्रोटीन से जाके। सेकंड में क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, यूबीक्यूटिन को ट्रांसफर कर रहे हैं E2 पे। और इसको अगर तुम्हें और एग्जैक्ट लिखना है तो ऐसे भी लिख लो, यूबीक्यूटिन ट्रांसफर टू सिस्टीन रेजिड्यू। अभी देखो, अभी वो किस पे जा रहा है, सिस्टीन पे, लाइसिन पे नहीं गया है। यूबीक्यूटिन ट्रांसफर टू सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ E2। अब तो क्लियर है, अभी उसे लाइसिन नहीं मिला है। बताओ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? थर्ड क्या है? थर्ड बताया था अभी मैंने, हाँ लाइगेज। देखो वो बोली, हटाओ ये यहाँ से। पहला क्या था, यूबीक्यूटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, है ना, जो क्या करता था, हमारे टारगेट प्रोटीन को E1 को बाइंड करा देता था, है ना। अब देखो थर्ड क्या है हमारा, यूबीक्यूटिन लाइगेटिंग एंजाइम। कौन सा है ये? E3 है। अब ये क्या करेगा, एक्टिवेटेड यूबीक्यूटिन को क्या करेगा, ये एक्टिवेटेड यूबीक्यूटिन को ट्रांसफर करेगा किस पे, एक्टिवेटेड यूबीक्यूटिन इज ट्रांसफर्ड टू लाइसिन रेजिड्यूज। विद द हेल्प ऑफ E3। बताओ नहीं आया समझ में? आ गया? यूबीक्यूटिनेशन की 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है, पहले एक्टिवेट होता है यूबीक्यूटिन। क्या होता है पहले? एक्टिवेट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर होता है, फिर लाइगेशन होता है, ठीक है। लाइगेशन में क्या होगा, अब जो एक्टिवेटेड यूबीक्यूटिन है वो ट्रांसफर हो जाएगा लाइसिन रेजिड्यू पे, और जब लाइसिन रेजिड्यू पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस 3 स्टेप्स आ गए समझ में। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अब हम। क्या होता है देखो, ठीक है। पहला यूबीक्यूटिन है, क्या हुआ हमारा, E1 एंजाइम आया, किसके साथ आया, SH ग्रुप के साथ। क्या होगा, यहां से H और H2 उड़ जाएगा, उड़ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे यूबीक्यूटिन, और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, S और E1 सिस्टीन रेजिड्यू का, ठीक है। अब क्या आया हमारा, E2 एंजाइम। E2 एंजाइम क्या करेगा, E1 से E2 में बदलेगा सिस्टीन रेजिड्यू पे ही। तो क्या होगा, सिस्टीन रेजिड्यू कहाँ है हमारा, S ये रहा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, E2 एंजाइम। बोलो नहीं आई समझ में? थर्ड एंजाइम क्या था हमारा, E3, जो लाइगेटिंग एंजाइम था। लाइगेटिंग एंजाइम क्या करता है, लाइसिन रेजिड्यूज को रिकॉग्नाइज करता है ना, प्रोटीन पे। तो क्या हो जाएगा, अब ये यूबीक्यूटिन है जो, ये यहाँ पे लाइसिन के, जैसे सपोज करो यहाँ पे टारगेट रेजिड्यू है, यहाँ पे लाइसिन लाइसिन लगी हुई है, तो यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, और फिर E2S क्या हो जाएगा, अलग। और जब यूबीक्यूटिन बाइंड कर गया लाइसिन के टारगेट प्रोटीन पे, तो क्या हो जाएगा अब, डिग्रेडेशन। हाँ बोलो, के सिंबल कह रहे हो, हाँ के भी लिख लो, कोई बात नहीं है मैम। जैसे वहां पे फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यूबीक्यूटिन अटैच है, हाँ यूबीक्यूटिन अटैच है प्रोटीन से, मतलब सब काफी प्रोटीन उसके ऊपर अटैच रहता है, बस जिसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा वो डिग्रेड हो जाएगा। हाँ, जिस पे एक्टिवेट हो जाएगा वो डिग्रेड हो जाएगा। तो वैसे प्रेजेंट काफी पे होता है SH सिस्टीन ग्रुप, ठीक है। लिखवाया है मैंने उसमें 2 में कि जो E2 एंजाइम है वो सिस्टीन रेजिड्यू पे ट्रांसफर करता है E2 को। तो देखो E2 हमारा सिस्टीन के रेजिड्यू पे आ गया है ना, और E3 का काम क्या था, अभी लाइगेट करना लाइसिन रेजिड्यू से। तो ये टारगेट प्रोटीन है सपोज, तो ये लाइसिन है उसका, उससे बाइंड करेगा और डिग्रेडेशन कर देगा। आगे समझ में?
और पहली रिएक्शन एटीपी डिपेंडेंट मैनर में होती है। कर दे रहे थे। अब नेक्स्ट इज डिग्रॉन्स। डिग्रॉन्स क्या होते हैं? डिग्रॉन्स क्या होते हैं? एक स्मॉल रीजन होता है हमारा टारगेट प्रोटीन का। डिग्रॉन्स क्या होते हैं? ये रेड पे ये सही चल रहा है? इरेज हो रहा है क्या? देखो मैं क्या कह रही थी पहले, डिग्रॉन्स सुनो। डिग्रॉन्स क्या है? हमारा जैसे कोई टारगेट प्रोटीन है तो उसका कोई छोटा सा रीजन जिसे कौन रिकॉग्नाइज करता है? E3 एंजाइम। और क्यों रिकॉग्नाइज करता है? फॉर देयर डिग्रेडेशन। आ गया समझ में कि नहीं आया? अब E3 एंजाइम अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वो किस रेसिड्यू को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा? लाइसिन को। आगे बात समझ में? तो क्या कह रही थी मैं, देखो सपोज ये कोई टारगेट प्रोटीन है, ठीक है, टारगेट प्रोटीन है, डिग्रोन का बता रही हूँ, इसमें कोई ये स्मॉल रीजन है, स्मॉल रीजन है टारगेट प्रोटीन का, जिसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा? E3 एंजाइम। कौन रिकॉग्नाइज करेगा? E3 एंजाइम। और क्यों रिकॉग्नाइज करेगा? फॉर देयर, ठीक है। जब हमारा सिर्फ E3 एंजाइम इस काम को करता है और छोटे से रीजन को ढूंढता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिग्रॉन्स। क्या कहते हैं? डिग्रॉन्स। समझ आ गया? जब कोई छोटा सा रीजन ढूंढा जाता है किसके थ्रू? E3 एंजाइम के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिग्रॉन्स, फॉर देयर डिग्रेडेशन। आगे बात समझ में? स्मॉल रीजन ऑफ टारगेट प्रोटीन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय E3 एंजाइम या फिर लाइगेज एंजाइम फॉर देयर डिग्रेडेशन। कर दे रेस। अब मैं पूरा पूरा तो लिखवाऊंगी नहीं, इतने से ही समझ लो। प्रोटीन सीक्वेंसिंग। अब देखो प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड एसेज क्या है? हम इसमें प्रोटीन्स का सीक्वेंस जानेंगे। इससे क्या पता लगाएंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग से? कि हमें क्या देखना है? प्रोटीन्स का सीक्वेंस देखना है, ठीक है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन का, पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन, वो क्या है? हाइड्रोलाइज्ड होता है। किससे? किससे हाइड्रोलाइज्ड होता है? एक तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड से, और किससे? हमारे स्ट्रॉन्ग बेस से। मैं क्या कह रही हूँ, हमें प्रोटीन का सीक्वेंस जानना है। तो हम क्या करेंगे? पहले अपने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराएंगे। किससे कराते हैं ब्रेक डाउन? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में बताओ क्या एग्जांपल? HCl। और बेस में? बेस वीक एसिड बोल रही हो तुम, NaOH KOH। तो अब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड से कराएंगे तो क्या लिखेंगे हम? 6 मोलर HCl से कराएंगे। कितने टेम्परेचर पे कराएंगे? 110 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस तो हम 2 to 4 मोलर का कोई बेस लेंगे, 2 to 4 मोलर का NaOH बेस। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ये जो डिग्रेडेशन कितनी होगी? 24 आवर्स के लिए। ये कितनी देर के लिए होगी? 24 आवर्स के लिए। और ये कितनी देर के लिए होगी? 4 to 8 आवर्स के लिए, ठीक है।
पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम HCl लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH लेंगे। तो जो टेम्परेचर यूज करते हैं हम बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो 110 डिग्री सेल्सियस होता है 24 आवर्स के लिए, और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 100 डिग्री सेल्सियस 4 to 8 आवर्स के लिए। समझ गए? आगे समझ के नहीं आई? अब देखो, कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो वो कैसे शुरू होगा बताओ? एन टर्मिनस से शुरू होगा कि सी टर्मिनस से? एन टर्मिनस से, है ना। कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से शुरू होता है? एन टर्मिनस से, और कहाँ तक होता है? सी टर्मिनस से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? एन टर्मिनल ले लेते हैं, एन टर्मिनल एनालिसिस करेंगे पहले। तो हमें प्रोटीन की एन टर्मिनल एनालिसिस करनी है ना। एन टर्मिनल एनालिसिस किस मेथड से होती है? एक तो होती है हमारी सैंगर्स रिएजेंट से। किससे होती है? सैंगर्स रिएजेंट से। दूसरी होती है डेंसाइल क्लोराइड मेथड से। डेंसाइल क्लोराइड मेथड से। और किससे होती है? एडमैन डिग्रेडेशन मेथड से। एडमैन डिग्रेडेशन मेथड से। 3 मेथड है किसके? एन टर्मिनल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। एन टर्मिनल को रिकॉग्नाइज करने के कितने मेथड है? 3। कौन कौन से? पहला है FDNB मेथड, या उसे हम सैंगर्स रिएजेंट बोलते हैं। दूसरा डेंसाइल क्लोराइड मेथड, और तीसरा एडमैन डिग्रेडेशन मेथड। 3 मेथड है ये। ठीक है, हमें ये तीनों क्या करने हैं? डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, पहला मेथड है जो सैंगर्स रिएजेंट वाला, इसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? FDNB। FDNB क्या है? 1-फ्लोरो 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ये रिएजेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, एन टर्मिनल एनालिसिस के लिए पहला कौन सा है? FDNB। FDNB का फुल फॉर्म क्या है? 1-फ्लोरो 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। इसे हम सैंगर्स रिएजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले सैंगर ने इसको यूज किया था। सैंगर यूज्ड दिस मेथड to know the primary structure of polypeptide. To know the primary structure of polypeptide, that is insulin. उसने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी ना, इंसुलिन के स्ट्रक्चर को बताया था। तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए उसने कौन सी सीक्वेंसिंग की थी? हमारी कौन सी सीक्वेंसिंग की थी? सैंगर सीक्वेंसिंग, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? FDNB मेथड कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो स्ट्रक्चर बनाए इसका FDNB का। देखो क्या होता है FDNB। वन फ्लोरो 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, ये स्ट्रक्चर है। ये किससे रिएक्ट करेगा? हमारे अमाइनो एसिड से। अब बताओ, यहां से ये निकल जाएगा HF, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, और ये किस में बदलेगा? हमारा ठीक है, ये किस में बदल गया? हमारा डाई नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। डाई नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव में, जिसे हम क्या कहते हैं? DNP डेरिवेटिव। किस कलर का होता है ये? येलो कलर का। ठीक है, आगे बात समझ। पहला मेथड समझ आया। इसमें क्या होता है? हमारा जो FDNB है वो रिएक्ट करता है किससे? अमाइनो ग्रुप से, और क्या देता है हमें? येलो कलर का डेरिवेटिव। यदि हमारा येलो कलर का डेरिवेटिव बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि FDNB ने किसको रिकॉग्नाइज कर लिया है? एन टर्मिनल को। आगे बात समझ में? पहला मेथड समझ आया कि नहीं आया?
आ गया। दूसरा मेथड भी बिल्कुल सेम है, डेंसाइल क्लोराइड मेथड, लिख लो। डेंसाइल क्लोराइड मेथड में फुल फॉर्म क्या है इसकी? 5-डाइमिथाइल अमाइनो नेप्थलीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें भी हम क्या ही करते हैं, क्या करते हैं डेंसाइल क्लोराइड मेथड में? डेंसाइल क्लोराइड जो है ये रिकॉग्नाइज करता है वही किसको? एन टर्मिनल को, किसके? अमाइनो एसिड के, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। सेम यही है इसमें भी। ठीक है, बस इस पे फुल फॉर्म लिख लो। तो बस ये याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि एन टर्मिनल एनालिसिस के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, तो FDNB मेथड, सैंगर्स रिएजेंट मेथड, डेंसाइल क्लोराइड मेथड एंड एडमैन डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, और ये जो काम होता है ये एल्कलाइन पीएच पे होता है। इसके लिए कैसी पीएच चाहिए होती है? एल्कलाइन पीएच। हो गया, कर देंगे। अब हमें कौन सा मेथड पढ़ना है? एडमैन डिग्रेडेशन मेथड। एडमैन डिग्रेडेशन मेथड। एडमैन डिग्रेडेशन मेथड ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था? पर एडमैन ने। इसमें क्या होता है कि हम सीक्वेंशियली एक एक अमाइनो एसिड को निकालते जाते हैं। इट रिमूव अमाइनो एसिड्स sequentially, remove amino acids sequentially from N terminal, इसने कौन सा रिएजेंट यूज किया था अमाइनो एसिड्स को निकालने के लिए, मतलब उसका सीक्वेंस जानने के लिए? खत्म कर देगा प्रोटीन को, हाँ धीरे धीरे, हाँ डिग्रेड करता जाएगा। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, इसने क्या यूज किया था रिएजेंट अपने केस में? एडमैन मेथड में कौन सा रिएजेंट यूज किया था इसने? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, PITC यूज किया था, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, इसी बात समझ आई क्या होता है? ये देखो, जैसे इसमें ये अमाइनो एसिड है, फिर ये एक अमाइनो एसिड है, फिर ये एक अमाइनो एसिड है, और ये है, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड है। तो एडमैन क्या करता है? पहले इसको लेबल करता है। पहले क्या करता है? लेबलिंग करता है। किससे लेबलिंग करेगा? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से। जोड़ दिया इसने। बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ क्या जोड़ दिया इन्होंने? इसके साथ क्या जोड़ दिया इन्होंने? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। अब जैसे ही फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जुड़ेगा तो ये क्या करेगा? अमाइनो एसिड को रिलीज कराएगा, है ना। लेकिन मैंने बताया सीक्वेंशियली कराता है और 1 बाय 1 कराता है। तो पहले ये इस अमाइनो एसिड को क्या कर देगा? यहाँ से हटा देगा, है ना। अगर मैं इसको लेबल करूँ, लेट सपोज मैंने ये बोला था कि ये अमाइनो एसिड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसने अमाइनो एसिड 1 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब कितने अमाइनो एसिड बच गए? 3 अमाइनो एसिड्स, है ना। कौन कौन से अमाइनो एसिड बच गए हमारे? अमाइनो एसिड
3 बच गए, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब फिर से क्या किया इसने, फिर से लेबल कर दिया। किससे लेबल कर दिया होगा फिर से, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से। ठीक है, अब फिर से क्या हो गया, अमाइनो एसिड एक और क्या हो गया, रिमूव हो गया। फिर से क्या हो गया, एक अमाइनो एसिड रिमूव हो गया। फिर से कितने अमाइनो एसिड बच गए, 2 अमाइनो एसिड हो गया। आ गया समझ में फिनाइल आइसोथायोसाइनेट मेथड। इसमें क्या होता है, रिमूव करते हैं हम अमाइनो एसिड सीक्वेंशियली 1 by 1 फ्रॉम एंड टर्मिनल्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिव क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड्स। इस पे ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें याद करने का है, बताती हूँ क्वेश्चन कराती हूँ इसके। सेलेक्टिव क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड 2 तरीके से होती है। एक होती है सिंथेटिक, क्या होती है, एक हमारी सिंथेटिक, और एक क्या होती है हमारी एंजाइमेटिक। ठीक है, सिंथेटिक में कौन कौन से हम केमिकल्स यूज करते हैं, CNBr साइनोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल अमाइड, ऑर्थो आइडियोसोफ्लोरीन। ठीक है, पहले सिंथेटिक बता रही हूँ। क्लीवेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स भी यूज करते हैं और एंजाइमेटिक भी। तो सिंथेटिक में कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, साइनोजन ब्रोमाइड दैट इज CNBr, हाइड्रोक्सिल अमाइड, ऑर्थो आइडोसो बेंजोइड। ठीक है, ये 3 केमिकल्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो CNBr का क्या काम है, ये क्लीव करता है, इट क्लीव C टर्मिनल ऑफ मीथियोनिन। जहां इसको मीथियोनिन दिखा C टर्मिनल पे, उसको ये क्या कर देता है, क्लीव। क्वेश्चन कराएंगे तब बता दीजिए कैसे करेगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या करता है, ये क्लीव करता है बिटवीन एलेनिन, एस्पार्जिन, ग्लाइसिन एंड एस्पारेजिन। It cleaves between glycine, asparagine and alanine और ग्लूटामिक एसिड। किस किस के बीच में क्लीव करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइड, जहां पे इसको ग्लाइसिन और एस्पारेजिन दिखा उसके बीच में क्लीव कर देगा, और एलिनिन या फिर ग्लूटामिक एसिड दिखा तो उसके बीच में क्या कर देगा, ये क्लीव कर देगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। ऑर्थो आइडोसो बेंजोइड क्या करेगा, इट क्लीव C terminal of tryptophan. It cleaves the C terminal of tryptophan. आगे बात समझ के नहीं आई। CNBr क्या करेगा, क्लीव C terminal of
मिथियोनीन ऑर्थोआइडोसोबेंजोएट क्लीव द सी टर्मिनल ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड हाइड्रोक्सिलामाइन का क्या काम है, इट क्लीव बिटवीन ग्लाइसिन एंड एस्पारेजिन एंड एलेनाइन एंड ग्लूटामिक एसिड। आगे बात समझ में कि नहीं आई। अब एंजाइमेटिक है, एंजाइमेटिक में भी, एंजाइमेटिक में आ जाएगा पूरा, देखते हो एंजाइमेटिक में क्या होगा हमारा, दो तरीके से होती है इसमें। एक तो होती है इसमें एक्सोपेप्टाइडेज, एक क्या है हमारी एक्सोपेप्टाइडेज और एक क्या है हमारी, अब ये समझो पहले एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज का मतलब क्या है। देखो लेट्स सपोज मैंने एक चेन बनाई है, यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल हुआ। एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब है कि ये बाहर से एक्सो से काटेगा, यहां से, ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज यहां से नहीं, यहां से अमीनो एसिड से, सॉरी ये तो बॉन्ड है ना इसके साथ में, जो बॉन्ड के साथ में पहला अमीनो एसिड है वो एक्सोपेप्टाइडेज से कटेगा। और एंडोपेप्टाइडेज का क्या काम है कि वो इन टर्मिनल्स पे नहीं काटेगा, वो बीच में से काटेगा। अगली बात समझ में कि नहीं आई, तुम्हारे बताऊं, आ गई तेरी बात समझ, ठीक है, इसको इरेज कर दे। अब देखो एक्सोपेप्टाइडेज में भी दो है, एक जो अमाइनो टर्मिनस से काटे है ना, और एक जो सी टर्मिनस से काटे, मतलब कार्बोक्सी टर्मिनस से। सिमिलरली एंडोपेप्टाइडेज भी दो है, जो एन टर्मिनल से काटे अमाइनो से और सी टर्मिनल से काटे, ठीक है। जो अमाइनो टर्मिनस से काटेगा उसे हम क्या कहेंगे, अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेगा हमारा, अमाइनो टर्मिनस मतलब कि एन की साइड से काटेगा। और कार्बोक्सी टर्मिनस के केस में तीन आएंगे, कौन कौन से, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए का क्या काम है, क्लीव ऑल द अमाइनो एसिड्स, इट क्लीव all the amino acids except RK। RK का मतलब क्या है बताओ, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट क्लास में। R stands for arginine and K stands for lysine। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। कार्बोक्सी टर्मिनस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए होगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए क्या करेगा, सारे अमाइनो एसिड को काट देगा एक्सेप्ट आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी क्या करेगा, ये इट क्लीव ओनली आरके, ये सिर्फ किसको काटेगा, इट क्लीव ओनली आर्जिनिन एंड लाइसिन। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी क्लीव एनी अमाइनो एसिड, इससे ये किसी भी अमाइनो एसिड को काट देता है। आगे बात समझ में बताओ, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। एक्सोपेप्टाइडेज में दो है, एन टर्मिनल पे और सी टर्मिनल पे। एन टर्मिनल पे अमाइनो पेप्टाइडेज और सी टर्मिनल के लिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए सारे अमाइनो एसिड को काटता है, सिर्फ आर्जिनिन और लाइसिन को नहीं काटता। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी बी सिर्फ आर्जिनिन और लाइसिन को काटते हैं, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी है जो वो सिर्फ वो सारे अमाइनो एसिड्स को काट देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो एंडोपेप्टाइडेज, एन टर्मिनस को भी दो देखते हैं, पेप्सिन और थर्मोलाइसिन, पेप्सिन और थर्मोलाइसिन, ठीक है। पहले ये देख लो, अब जो पेप्सिन है ये क्या है, एंडोपेप्टाइडेज है, एंजाइम है, तो ये क्या क्लीव करता है, इट कट
लेफ्ट आएगा ना। पेप्सी का क्या काम है? कट करता है ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ वाइफ। वाइफ क्या है बताइए यहाँ पे? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलिन। और शर्त ये है कि इनके आजू बाजू में प्रोलीन नहीं होना चाहिए। ठीक है। पेप्सिन का क्या काम है? दोबारा सुन लो। ये लेफ्ट साइड में काटेगा। लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ एक अमाइनो एसिड है, यहाँ एक अमाइनो एसिड है, यहाँ है। सपोज यहाँ W है, यहाँ पे भी एक अमाइनो एसिड है, ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है। तो ये W है हमारा, तो इसके लेफ्ट साइड में मतलब कि इधर की तरफ काटेगा। लेकिन अभी ये ऐसे नहीं काटेगा क्योंकि ये तो एक्सोपेप्टाइडेज बन रहा है, एक और अमाइनो एसिड जोड़ देते हैं यहाँ पे तो काट देगा। ठीक है। अब सपोज करो यहाँ प्रोलीन था तो ये यहाँ पे नहीं काटेगा। क्वेश्चन कराएंगे इससे समझ आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? तो ये इट कट द लेफ्ट साइड ऑफ वाइफ, और शर्त क्या है कि प्रोलीन नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्मोलाइसिन का क्या काम है? इट कट या क्लीव लेफ्ट साइड ऑफ विम। विम मतलब वैलीन, वैलीन, आइसोल्यूसिन और मेथिओनिन। और इसने भी क्या शर्त रखी कि प्रोलीन शुड नॉट बी देयर, प्रोलीन शुड नॉट बी देयर। ठीक है जी। ये इरेज कर दें यहाँ से। अब क्या है हमारा? सी टर्मिनस। सी टर्मिनस में भी 3 होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज। ठीक है जी। 3 है ये। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? इट कट राइट साइड ऑफ RK. Proline should not be there. Chymotrypsin cut right side of wife. Right side of wife. Elastase cleave right side of glycine, alanine, valine, serine, isoleucine, leucine, और proline should not be there. कोई नहीं काटता, ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, ये तो बस डिग्रेड हो जाता है। क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन से ना समझ आ जाएगा ये कैसे क्वेश्चन करना है, ऐसे मतलब, और ये पता है हर बार आता है नेट में, हर बार। ये आपको याद होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके जाना है इस चीज को कि कौन लेफ्ट साइड में काटेगा, कौन राइट साइड में काटेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो बोलो मेरे संग में, एक्सोपेप्टाइडेज बताइए कौन से थे? एमाइनो टर्मिनस पे एमाइनो पेप्टाइडेज था, और सी टर्मिनस के लिए हमारा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए क्लीव किसको करता है? सभी अमाइनो एसिड्स को, लेकिन आरके को नहीं करता। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी सिर्फ आरके को करता है, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी किसी को भी करता है। ये हो गया हमारा एक्सोपेप्टाइडेज, वेरी इजी। एंडोपेप्टाइडेज, एंडोपेप्टाइडेज पहली बार कहाँ नहीं क्लीव करेगा? एक्सोटर्मिनस पे क्लीव नहीं करेगा, अंदर की तरफ करेगा। अंदर में भी पहले एंड टर्मिनस की देखी तो पेप्सिन एंड थर्मोलाइसिन। इट कट द लेफ्ट साइड ऑफ, बोलो, पेप्सिन वाइफ, एंड इट कट द लेफ्ट साइड ऑफ थर्मोलाइसिन विम। विम इज वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड मेथिओनिन। सी टर्मिनस की बात करते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज। इट कट द राइट साइड ऑफ, बोलो, आरके, और ये काइमोट्रिप्सिन कट द राइट साइड ऑफ वाइफ, और इलास्टेज कट द राइट साइड ऑफ गार्बसिल। गार्बसिल याद कर लो, कुछ भी याद कर लीजिए।
Should I erase? All these things is clear to you people? ऑनलाइन वालों को समझ आ गई सारी बातें? ओके ओके, क्वेश्चन लिखिए अब आप। ये एन टर्मिनस है, कभी से कोई ये समझ नहीं, आर के डब्ल्यू ठीक है। ये एक आपकी अमाइनो एसिड की क्या है, चेन है, जिसमें एन टर्मिनस है और ये क्या है, सी टर्मिनस है, और ये पूरी अमाइनो एसिड की चेन है। अब इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि ये आपको अमाइनो एसिड की चेन दी हुई है, बताइए जो साइनोजन ब्रोमाइड है, साइनोजन ब्रोमाइड वो क्लीव करेगा तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, ऑर्थो आइडोसो बेंजोइड क्लीव करेगा तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन क्लीव करेगा तो कितने बनेंगे, बताइए कितने बनेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए करेगा तो कितने, बी करेगा तो, और क्या पता ना भी बने फ्रेगमेंट, ऐसा भी हो सकता है, ट्रिप्सिन करेगा तो क्या बनेगा, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, सबका इकट्ठे बता रही हूं मैं, वैसे तो सारे एंजाइम्स का नहीं पूछेगा, पेप्सिन एंड थर्मोलाइसिन। ठीक है जी, बताओ। सी टर्मिनल ऑफ मिथ्योनिन आई गेस। तो देखो यहाँ पे है क्या, सी टर्मिनल ऑफ मिथ्योनिन, तो इस सी टर्मिनल ऑफ मिथ्योनिन होना चाहिए, पर ये वाला टूटेगा क्या, नहीं ना, ये वाला यहाँ टूट जाएगा ना, तो CNBR तो यहाँ पे ब्रेक कर देगा, CNBR तो यहाँ पे ब्रेक कर देगा, अगर ये ब्रेक कर देगा यहाँ पे तो एक फ्रेगमेंट ये हो गया और एक फ्रेगमेंट ये हो गया, तो कितने फ्रेगमेंट बन गए यहाँ पे, दो। बोलो समझ नहीं आया तो। ऑर्थो आइडोसो बेंजोइड का क्या काम है, सी टर्मिनल ऑफ, हाँ देखो तो है क्या, सी टर्मिनल पे देखना है ना हमें, तो कहाँ है, ये तो एन टर्मिनल नहीं है कहाँ, एन टर्मिनल पे ये है, तो ये आर है यहाँ पे, कि ये रहा ना, पर प्रोलीन आ रहा है, पर तब भी काट देगा केमिकल है, तो दो फ्रेगमेंट बन गए। सी टर्मिनल से देखो ना बेटा, सी टर्मिनल पे तो काटा है, ठीक है ठीक है, ये भी हो गया। हाइड्रोक्सिल अमाइन बताओ कहाँ का काटता है, ग्लाइसिन और एस्पारेजिन के बीच में है क्या, जी और एन दिख रहा है कहीं पे, चलो नहीं दिख रहा, और एलिनिन और ग्लूटामिक एसिड ए और ई वो भी नहीं दिख रहा, तो क्या जीरो फ्रेगमेंट्स, हाइड्रोक्सिल अमाइन काट ही नहीं पाएगा, है ना। आगे बात समझ इतनी कि नहीं आई। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए क्या करता है, ये क्लीव ऑल द अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट आर के, तो देख लीजिए यहाँ पे ये बताओ पहले, एक्सोपेप्टाइडेज है कि एंडोपेप्टाइडेज है, एक्सोपेप्टाइडेज है, तो मैंने बताया था एक्सोपेप्टाइडेज के केस में आप सिर्फ इसको देखते हो, बाहर वाले रीजन को, कौन कौन से बाहर वाले रीजन को, ये वाला और एक ये वाला, रुको यही देखोगे बस, एक्सोपेप्टाइडेज है तो ये इसमें तो एक्सोपेप्टाइडेज है ना, ये पार्टी का नहीं, वो तो एन टर्मिनस है, हमें सी टर्मिनस पे देखना है, सिर्फ एक्सोपेप्टाइडेज तो यहाँ देखेंगे। तो मैं क्या कह रही हूँ, वो जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये सारे अमाइनो एसिड्स को काटता है, सिर्फ आरके को नहीं काटता। इसकी तरफ देखेंगे एक्सोपेप्टाइडेज है तो यहाँ की तरफ, ठीक है, तो यहाँ की तरफ सारे अमाइनो एसिड को काटता है, सिर्फ आरके को नहीं काटता। यहाँ पे आरके है क्या, नहीं है तो काट देगा,
काट देगा ना, कितने फ्रैगमेंट, क्यों एक तो बनेगा, एक और दो, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में दो। बताओ आगे समझ के नहीं आया। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी क्लीव ओनली आर के, है क्या, है ही नहीं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी क्लीव एनी ऑफ द अमीनो एसिड, तो इसमें भी दो बन जाएंगे, ठीक है। ट्रिप्सिन बोलो अब, पहले ये बताओ ट्रिप्सिन क्या है हमारा, सी टर्मिनस है, ए एन टर्मिनस है, हाँ सी टर्मिनस है, और एंडोपेप्टाइडेज है, तो हम इसको, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को तो नहीं देखेंगे, ठीक है। ट्रिप्सिन किसको काटता है, राइट साइड ऑफ आर के, राइट साइड ऑफ आर के, प्रोलीन शुड नॉट बी देयर, प्रोलीन शुड नॉट बी देयर, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ आर के काटते हैं, तो यहां से काट देगा आई गेस, क्योंकि प्रोलीन शुड नॉट बी देयर, आई गेस बोलो। सी टर्मिनस से के को काट दिया ना मैंने, कुछ गलती है क्या इसमें भी, ठीक है। हाँ तो बस, तो फिर कितने फ्रैगमेंट बन गए, दो फ्रैगमेंट बन गए। काइमोट्रिप्सिन का क्या काम है, इट कट द सी टर्मिनस से, देखेंगे इसको भी, वाइफ, राइट साइड ऑफ वाइफ, सी टर्मिनस से देखिए, हाँ जी। तो जैसे ट्रिप्सिन है, जैसे आरके के सी टर्मिनस पे काटा है, तो मैम उसके और डब्ल्यू के बीच में जो बॉन्ड है, एक बार दोबारा बोलो अपना डाउट, क्या बोले तो। ट्रिप्सिन है मैम आरके के राइट, मतलब राइट साइड ऑफ आरके, राइट साइड में तो है, देखो सी टर्मिनस से देखा मैंने, और राइट की तरफ, राइट तरफ ही तो काटा है के राइट में, तो मैं उस वाले में नहीं कटेगा, कहाँ पे बेटा, ये यहाँ राइट साइड में, यहाँ पे, हाँ कटेगा, कटेगा क्योंकि एंडोपेप्टाइडेज है, बिल्कुल सही, तीन फ्रैगमेंट बनेंगे। क्या बोल रहे हो, नहीं वो तो उसके, अब उसके बाद देखो काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, राइट साइड ऑफ वाइफ पर प्रोटीन शुड नॉट बी देयर, तो वाइफ देखो पहले है क्या, ये रहा वाइफ, पर प्रोलीन आ रहा है साइड में, तो नहीं कटेगा, वाइफ तो नहीं कटा, फिर ये भी नहीं कटेगा डब्ल्यू यहाँ से भी, क्योंकि प्रोलीन है, एफ है नहीं, तो ये भी काइमोट्रिप्सिन से कितने फ्रैगमेंट बनेंगे, 0। अब लास्ट स्टेज बताइए, इट कट द राइट साइड ऑफ, इसमें कहीं नहीं दिख रहा मुझे, जी भी नहीं दिख रहा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, एल है, एल है, तो ये रह तो है ना, और एंडोपेप्टाइडेज है, ये लेकिन यहाँ पे हमारा एक्सोपेप्टाइडेज बन रहा है, तो ये नहीं कटेगा, तो नहीं है, तो 0 कर देते हैं, है ना, ठीक है। अब पेप्सिन बताइए, एन टर्मिनल है कि सी टर्मिनस है, तो ये लेफ्ट साइड में काटेगा, किसके लेफ्ट साइड में काटेगा, वाइफ के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से देखो ये यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि प्रोलीन तो है नहीं, लेफ्ट की तरफ में नहीं है, राइट की तरफ ही तो है, कितने फ्रैगमेंट बन जाएंगे, 2। और थर्मोलाइसिन क्लीव द लेफ्ट साइड ऑफ विम, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ विम मतलब कि VIM होना चाहिए, है ही नहीं, ये रहा इधर है लेकिन, है ना, तो कितने फ्रैगमेंट बन जाएंगे, हो गया। कोई डाउट, ध्यान रखना एक्सो एंडोपेप्टाइडेज मेन चीज। हाँ बताते हैं, देखो सुनो सुनो, आप सुनो मेरी बात सुनिए, एक्सोपेप्टाइडेज देखो क्या होता है, ये एन टर्मिनस है, ये एक अमाइनो एसिड है, इससे अटैच है, तो एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब है इस अमाइनो एसिड के बाद जो ये बॉन्ड है, ये एक्सोपेप्टाइडेज का बॉन्ड है, ठीक है, इस अमाइनो एसिड के बाद जो ये बॉन्ड है, ये एक्सोपेप्टाइडेज का है। सिमिलरली सी टर्मिनस के पास ये अमाइनो एसिड है, इसके इधर वाला बॉन्ड क्या है हमारा, एक्सोपेप्टाइडेज। बाकी जो जितने भी ये अंदर बॉन्ड्स हैं, जैसे KW के बीच है, WP के बीच, PY के बीच, YM और MK के बीच, ये सारे हमारे एंडोपेप्टाइडेज बॉन्ड है, एंडो है, अंदर है, एक्सो मतलब जो बाहर है, ये तो एन तो इस अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा है, तो बाहर में सिर्फ ये वाला होता है और एक ये होता है। समझ आया आपको कि नहीं आया, आ गया, ओके। अच्छा एक बार मुझे बताओ, CNBR से कितने फ्रैगमेंट बने थे, 2 बने थे, ट्रिप्सिन से 3, काइमोट्रिप्सिन से 0। काइमोट्रिप्सिन क्या है, सी टर्मिनस राइट साइड ऑफ वाइफ, तो कटेगा तो सही यहाँ पे, कटेगा तो सही वाइफ, राइट साइड ऑफ वाइफ, तो यहाँ पे नहीं कटेगा,
कहाँ है, कहाँ है प्रोलीन? राइट साइड में बेटा, राइट साइड में तो मीथियोनिन है, लेफ्ट साइड में है प्रोलीन। तो यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट बनेंगे। मार्कर कहाँ गई बेटा? राइट साइड में काटता है ना 22 के, तो राइट साइड में तो मीथियोनिन है, प्रोलीन थोड़ी है। लेफ्ट साइड में है प्रोलीन। तो काइमोट्रिप्सिन से 2 बन गए। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए से 2 बनेंगे। हो गया? आ गया सारा समझ में? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी से 0 फ्रेगमेंट और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी से 2 फ्रेगमेंट्स। मैंने क्रॉस चेक इसलिए कराया कि देख लो कुछ प्रॉब्लम है तो देखो। इस क्वेश्चन को घर पे जाके दोबारा प्रैक्टिस करोगी। समझ गए? आगे बात समझ में? और मैंने बोल भी दिया है कि ये क्वेश्चन आते हैं।